नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधा सवाल का। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मेरी मौजूदगी इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक पर है। आपको बता दें, यहीं से 90 किलोमीटर की दूरी पर है पहलगाम, जहां पर आतंकवादियों ने कल दोपहर में बेगुनाह बेकसूर लोगों पर हमला करके आतंक का ऐसा तांडव मचाया जिसके जख्म तब तक हरे रहेंगे जब तक आतंकवादियों का संपूर्ण सफाया नहीं हो जाता। स्केच जारी किया जा चुका है, लेकिन आतंकवादियों को लेकर अब तक कोई भी बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिल नहीं पाई है। इन सब के बीच अब पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है और सभी चाहते हैं आतंक का संपूर्ण सफाया करे सरकार। इन सब के बीच सरकार की कोशिशें भी तेज हो चली हैं। आपको बताते चले, सीसीएस की बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के साथ ही विदेश मंत्री की मौजूदगी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आज सुबह सुबह बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सऊदी अरब का दौरा रद्द करके, उसको छोटा करके हिंदुस्तान लौटे और सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि 26 लोगों की मौत का सवाल है और हर हाल में हिंदुस्तान बदला चाहता है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान पर जिस तरह से एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, क्या अब उससे आगे की बात होगी? पीओके में बैठे हुए आतंकी आगा जिस तरह से हिंदुस्तान में लगातार इस तरह का तांडव मचाने के लिए बेकरार रहते हैं और कुछ जगहों पर उनको कामयाबी मिल जाती है, उनके संपूर्ण सफाई का वक्त आ चुका है। सीसीएस की बैठक से क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी, ये बड़ा सवाल है। खास मेहमानों की मौजूदगी है जिनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से आप तक पहुंचाते हैं। सीसीएस की बैठक इस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जारी है, जिसमें थोड़ी देर पहले आपको बताते चले, सीधे श्रीनगर से जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे, वो शामिल हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर उसमें शामिल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने आज बड़ी बैठक की है तीनों ही सेना प्रमुखों के साथ, उनकी भी उसमें मौजूदगी है। और माना जा रहा है कि कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया जाए, उसको लेकर आगे आने वाले वक्त में असर भी दिखेगा और पाकिस्तान के साथ जो राजनयिक या फिर जिस भी तरह के रिश्ते चल रहे हैं, उसको क्या अब संपूर्ण विराम देगी भारत सरकार? ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी धरती से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवादियों को पालता है, पोसता है और मौके की ताक में रहता है। उसके बाद दहशतगर्दी को अंजाम देता है, जैसा कि पहलगाम में हम सब ने देखा है। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम। मेघा प्रसाद इस वक्त मेरे साथ, हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ी हुई है। मेघा, सीसीएस की बैठक बीते 1 घंटे से लगातार जारी है, क्या रहा अब तक बातचीत का लब्बो-लुआब, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? चित्रा, 2-3 चीज बताना चाहूंगी और बहुत अहम है, क्योंकि ये सीसीएस की बैठक होने के पहले 2.5 घंटे राजनाथ सिंह जी के घर पर बैठक हुई है, जिसमें तीनों डिफेंस स्टाफ थे, सीडीएस थे, राजनाथ जी थे और डोवल जी थे। ये सारे लोग बैठे थे। और अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये इंफॉर्मेशन बहुत भारत सरकार उस वक्त क्लियरली नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं अब वो कंफर्म कर रहे हैं कि भाई 3-4 अलग अलग मल्टीपल ऑप्शंस प्रधानमंत्री जी के सामने अभी रखे जा रहे हैं। इवन एज वी स्पीक, हम अभी बात कर रहे हैं, ये मीटिंग चल रही है उनके घर पर 7LKM पर, जहां अमित शाह जी उनको ब्रीफ कर रहे हैं। आप वो तस्वीरें में देख सकते हैं कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ कर रहे हैं और सीसीएस के बाकी मेंबर्स हैं उन सबको ब्रीफ कर रहे हैं। लेकिन जो यहां इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जो स्ट्रैटेजीज डिसाइड की गई हैं राजनाथ सिंह जी के घर पर आज के 2.5 घंटे की लंबी मीटिंग में, वो 3-4 मल्टीपल स्ट्रैटेजीज प्रधानमंत्री जी के सामने अभी रखी गई हैं। वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, भारत सरकार का यह कहना, हमारे सूत्रों का यह कहना है कि उसके बारे में आप ज्यादा ना बात करें तो बेहतर होगा, तो हम वो इंफॉर्मेशन अभी होल्ड कर रहे हैं। मगर ये सारी आप समझ सकती हैं बिना मेरे कहे हुए कि ये क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से और राजनाथ जी से भी आज खास करके, जो उन्होंने एक लंबी सी स्टेटमेंट दी है, भाषण में कहा है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, रोबस्ट रेस्पॉन्स होगा इंडिया से, अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स होगा इंडिया से। तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में ये सारी बातचीत जा रही है। बहुत अभी नहीं है फ्रीडम बात करने की कि ये मल्टीपल ऑप्शंस क्या है, लेकिन इन ऑप्शंस पर अब डिसीजन लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ भी नजरें हैं हमारी, क्योंकि अभी ये समझा जा रहा है कि जितनी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं पाकिस्तान के साथ, शायद लगभग हर सारे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स को आज सस्पेंड कर दिया जाएगा। आज या कल में ये चीज हो जाएगी। क्या हाई कमीशन, पाकिस्तान का हाई कमीशन अब भी इंडिया में ऑपरेट करेगा या नहीं करेगा, उस पर भी डिसीजन लिया जा रहा है। मगर आप एक बात मैं चित्रा आपको आप इंडिकेट करना चाहती हूं कि याद करिए पुलवामा के बाद क्या हुआ था और याद करिए उरी के बाद क्या हुआ था। उसी तर्ज पे उससे बड़ा एक रिएक्शन भारत की तरफ से शायद आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। मैं यहीं पर बात अपनी विराम करती हूं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है
क्योंकि जो लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब भारत चुन चुन कर बदला लेगा। जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को ढांढस तभी सही रूप में मिलेगा जब पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलेगी। 26 लोगों की सिर्फ मौत का मामला नहीं है, यह हिंदुस्तान के खिलाफ छेड़ा गया एक युद्ध है और इस युद्ध के विरुद्ध जो भी कड़ी कार्रवाई हो वो भारत सरकार को करनी ही होगी। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, सीसीएस की बैठक में बीते 1 घंटे से लगातार चर्चा जारी है। मेघा ने जानकारी दी कि किस तरह से एचएम ने ब्रीफ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बाकी लोग भी डिटेल में जानकारी देते हुए। क्या आगे आने वाले वक्त में ये माना जा सकता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है? इसी वजह से दिन भर बड़ी बैठकों का दौर चला और शाम को ये सीसीएस की मीटिंग। अंकित, चित्रा, देखिए मेघा ने कुछ इशारा तो कर ही दिया है और क्योंकि जो है ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है, देश का से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा हर चीज़ जो है अगर हमारे पास जानकारी है भी तो हम उसको जो है नहीं डिस्क्लोज करें और मेघा ने भी उसी बात का जिक्र किया। लेकिन चित्रा, इस सबके बीच में राजनाथ सिंह का वो बयान जो सीसीएस की बैठक में आए हैं उससे करीबन 1 घंटे पहले जो बयान दिया है वो क्या है, उसकी जो आखिरी एक लाइन है वो ये है कि आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा, वो कार्रवाई नजर आएगी। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। जोरदार तरीके से आने वाले कुछ ही समय में, ये साफ इशारा कर रही है कि भारत सरकार इस मामले को लेकर के कितना गंभीर है। और जिस बात का भी जिक्र मेघा ने किया है उसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हुआ कि देखिए वैसे तो सीसीएस की बैठक शुरू हुई है 6:03-4 के आसपास, लेकिन उससे जो है करीबन 15 मिनट पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए थे प्रधानमंत्री आवास। और जैसी हमको जानकारी मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को सीसीएस की बैठक शुरू होने से पहले ही तमाम चीजों को लेकर के ब्रीफ किया है। उन्होंने बताया है कि जब वो वहां पर पहुंचे तो उनको क्या जानकारी मिली, उसके बाद में जब वो जो घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा और अब तक जो है क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये इन आतंकियों को लेकर के अब तक भारत सरकार के पास में, एजेंसीज के पास में क्या जानकारी है और क्यों नहीं इनको पकड़ा जा पाया है। और जैसी जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री ने भी जो कई सारे सवाल पूछे थे जिनका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि पिछले 1 घंटे से चल रही है सीसीएस की बैठक और जिस बात का जिक्र मेघा ने किया है कि इसमें जो 3-4 विकल्पों पर विचार चल रहा है, उन विकल्पों में कौन सा विकल्प आज अपनाया जाएगा, कौन सा विकल्प कल और कौन सा विकल्प जो है अगले 1 हफ्ते के दौरान, उन चीजों का खुलासा जो है सारी चीजों का नहीं किया जा सकता। हमको भी इंतजार ही करना होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे पहले जब पुलवामा की घटना हुई थी हमने देखा था कि किस तरह से जवाब दिया गया था। इससे पहले जब उरी में जो घटना हुई थी किस तरह से जवाब दिया गया था। यकीन मानिए उससे कमतर नहीं, और बहुत उससे जरूरी है और कड़ा जवाब दिया जाएगा। और उठने वाली हर आंख बहुत जरूरी है कि उसको ऐसा सबक सिखाया जाए क्या ताकि दोबारा वो इस तरह की हिमाकत नहीं करना पाए। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। एक तरफ पहलगाम में हमले को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों की केस तो जारी किए गए हैं लेकिन अभी तक उनकी धरपकड़ नहीं हो पाई है। इन सब के बीच कुलगाम से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुलगाम में फायरिंग की आवाज सुनी गई है। सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उसी समय फायरिंग की आवाज सुनी गई है। आसिफ इस वक्त हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, कुलगाम में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, फायरिंग हुई है, क्या खबर? चित्रा, देखिए सुरक्षा बलों का ये कहना है कि कम से कम 2 मिलिटेंट कुलगाम के अहरबल इलाके के टंगमर्ग गांव में एक मकान में छुपे हुए हैं और यहां पे खुफिया जानकारी के आधार पर ही आज दोपहर में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। जो तलाशी अभियान जब चल रहा था तो एक घर में छुपे हुए मिलिटेंट्स की तरफ से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई और कॉर्डन तोड़ने की कोशिश हुई, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों की तरफ से भी गोलीबारी हुई और ये सर्च ऑपरेशन एक मुठभेड़ में बदल गया। अभी भी यहाँ पे रुक रुक के गोलीबारी हो रही है और सुरक्षा बलों का यही कहना है कि 1 से 2 मिलिटेंट इस घर में हो सकते हैं जिसको घेरे में ले लिया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कुमक बुलाई गई है ताकि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को अंधेरा होने से पहले समाप्त किया जा सके। लेकिन जो कि दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है तो ऑपरेशन के लंबा खींचने के भी आसार यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन बता दूं कि सूत्रों के अनुसार सीआरएफ से जुड़े 2 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के कॉर्डन में फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। चित्रा, एक और छोटा सा जवाब आसिफ आपसे मैं चाहूंगी, वो कौन सी बड़ी चुनौती है? आतंकवादियों ने हमला किया, उसके बाद वो फरार हो गए, धर्म के आधार पर गोलीबारी की, 26 नागरिकों की जान ले ली, लेकिन अभी तक उनकी धरपकड़ में सुरक्षा बलों को कामयाबी नहीं मिल पाई है। वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसके कारण अभी तक हाथ खाली हैं सुरक्षा बलों के? चित्रा, देखिए जिस जगह पे ये मुठभेड़ हुई, जिस जगह पे ये अटैक हुआ था पहलगाम वाला, वो
बैसरन का इलाका पहलगाम से तकरीबन 6 किलोमीटर ऊपर पहाड़ियों के दामन में बसा है। आसपास काफी घने जंगल हैं और क्योंकि ये एरिया ऐसी जगह पे है जहां से हमला करने के बाद मिलिटेंट अगर चाहे तो वो कोकरनाग के रास्ते किश्तवाड़ तक पहुंच सकते हैं या फिर चंदनवाड़ी के रास्ते सोनमर्ग होते हुए गांदरबल भी पहुंच सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये टेरेन है जहां पे ये अटैक हुआ था। और यहाँ पे उसके साथ साथ जैसे ही जब अटैक हुआ उसके बाद जैसे अंधेरा हो गया, अंधेरे के बाद ऑपरेशन कर पाना सुरक्षा बलों के लिए संभव नहीं था, तो इस वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना है। और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी उनके आड़े आ रही है क्योंकि जो मिलिटेंट इस एरिया में घूम रहे हैं वो अब OGW का इस्तेमाल ना करते। मैं आपको रोकना चाहूंगी, अपने दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लेफ्टिनेंट नरवाल के पार्थिव शरीर को। देखिए अब अंतिम विदाई देने का वक्त आ गया है। इस वक्त हमारे दर्शक तस्वीरें देख रहे हैं और उसके ठीक पहले हम सब ने देखा था कि किस तरह से जब उनकी पत्नी उनको विदाई दे रही थी तो वो लिपट कर रो पड़ी थी और वो तस्वीरें कैसे मन को बहुत ज़्यादा व्यथित करती हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब भारत माता की जय के नारे के साथ भारत माता के इस वीर सपूत को विदाई दी जा रही है। सुनते हैं। एक मिनट भाई आने दो प्लीज, साइड हो जाओ प्लीज। तेरा नाम रहेगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जिनकी 16 तारीख को शादी हुई थी। अभी पत्नी के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी कि दोनों के बीच इस तरह से अलगाव होगा, इस तरह का विक्षोभ होगा, इस तरह से वो छोड़कर चले जाएंगे। आतंकवादी हमले में आतंकवादी इस तरह उनकी जान ले लेंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। 26 साल ही इनकी उम्र थी। आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा का पूरा हिस्सा ऐसा लग रहा है मानो अपने सपूत को विदाई देने के लिए उमड़ आया हो। नीरज राजपूत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बहुत दुखद ये मामला है जब भी भारत माता के हमारे सपूत जब वो युद्ध के मैदान में मारे जाते हैं वो एक अलग स्थिति होती है परिवार के लिए, लेकिन आतंकवादियों की कायराना करतूत और ये पूछ कर कि तुम हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, धर्म के आधार पर उनको इस तरह से मारा जाना ये अपने आप में दुखद है। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं करनाल से, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सुशील, तस्वीरें दिखाइए, वहां पर आसपास लोगों से बातचीत कीजिए। जब देश प्रदेश और उसका एक हिस्सा अपने वीर सपूत को विदाई दे रहा होता है तो तस्वीरें कैसी होती हैं, अपने शब्दों के जरिए बताइए हमें। चित्रा, करनाल में मैं मौजूद हूं और ये तमाम जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन के लिए फिलहाल जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि चित्रा जो नेवी के ऑफिसर्स हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं, उनके परिवार के भी लोग हैं, इलाके के भी लोग हैं। और चित्रा, ये तस्वीर अपने आप में बहुत द्रवित करती है कि जब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऑफिसर को निहत्था अगर इस तरह से आतंकवादी हमला करते हुए अटैक में मार दिया जाए। और आप देखिए कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, लोगों में गुस्सा, ये तमाम लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। और सीधे तौर पर आप तस्वीरों में देखिए कि ये तमाम जो लोग हैं चित्रा करनाल में, जिसमें उनकी पत्नी हिमांशी भी मौजूद हैं, हिमांशी और उनके पिता और तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर में तमाम जो भारतीय परंपरा के मुताबिक पंचतत्व में विलीन करने की प्रक्रिया होती है चित्रा, वो शुरू की जाती है। लेकिन फिर भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरों में यही वो जगह होगी जहाँ पर पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। और तस्वीरों में आपको चित्रा दिख रहा होगा कि तमाम जो हुजूम है वो देखने को मिलेगा। और तमाम जो लोग हैं हम उनसे अगर बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि भीड़ चित्रा बहुत ज़्यादा है, लोग उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए भी बेताब हैं और यहाँ पहुँच रहे हैं और इसीलिए फिलहाल पहुँच रहे हैं। सर, आप जगह नहीं है, नहीं आगे जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा बहुत बुरा हुआ जी। यही कहते हैं जो जिन्होंने गलत किया उनसे कार्रवाई। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हैं चित्रा। और सीधे तौर पर ये तस्वीर बहुत ज्यादा, बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास।
16 अप्रैल को जिसकी शादी हुई हो, परिवार वालों ने पूरे अरमान के साथ जिसका ब्याह किया हो, 22 तारीख को आतंकवादियों ने उनका कत्ल कर दिया धर्म के आधार पर। जरा सोचिए परिवार के ऊपर और उस महिला के ऊपर, उस लड़की के ऊपर क्या गुजर रही होगी जो सिर्फ 4 दिन के लिए ही दुल्हन थी, और इस वक्त उनकी स्थिति क्या है इन तस्वीरों के जरिए आप महसूस कर सकते हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर है सेना की ओर से पीओके में आतंकवादियों के 42 कैंप की पहचान की गई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो फिर इन कैंप को तबाह किया जाएगा। आतंकवादियों के 10 कैंप नॉर्थ पीर पंजाल में हैं और 32 कैंप साउथ पीर पंजाल में हैं। सूत्र बता रहे हैं 110 से 130 आतंकवादियों के लॉन्च पैड वहां पर हो सकते हैं और आगे आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ी तो फिर इनको तबाह किया जाएगा। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, बहुत जरूरी भी हो जाता है पीओके में बैठकर अगर आप लॉन्च पैड तैयार करेंगे ताकि भारत के भीतर आतंकवादी हमलों को अंजाम दे तो भारत भी उसी भाषा में जवाब दे और जितने भी लॉन्च पैड वहां पर आतंकवादियों के हैं सबको नेस्तनाबूद किया जाए। लेकिन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है इसको लेकर। नीरज, देखिए चित्रा, ये जो टेरर कैंप्स हैं ये दरअसल अगर इनके खिलाफ कार्रवाई जो प्लान बनाया गया है उससे अलग है। ये जो प्लान सीसीएस को दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से मिलकर, ये जो दिया गया है ये आतंकियों के कैंप है। ये आतंकी जो इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं और फिर ये इस तरह की जो नरसंहार और हमले करते हैं, ये वो वाले टेरर कैंप्स हैं। करीब 100-150 के करीब 130 के करीब जो आतंकी हैं इनमें जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना और ISI देती है। तो अगर जरूरत पड़ती है तो इनके खिलाफ जो है कार्रवाई बहुत जल्द शुरू हो सकती है। इनको चिन्हित कर लिया गया है चित्रा, ये बात बिल्कुल साफ है। और जैसे ही अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, यानी कि इनको पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, बहुत बड़ी तरीके से इनको तबाह किया जा सकता है। ये बात आप मानकर चलिए चित्रा। ठीक है नीरज, मेघा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अंकित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, आसिफ कुरैशी भी मौजूद हैं। अब अपने खास मेहमानों का रुख करते हुए सीधा सवाल में चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिबाच जी, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए कैसे सबक सिखाएंगे पाकिस्तान को? पूरा देश आपसे यही सवाल कर रहा है। चित्रा जी, सबसे पहले मैं जिन लोगों ने माँ भारती पर अपना बलिदान किया उन सारे बलिदानियों को जो है मैं कोटशः नमन करता हूँ। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा उरी में किस तरह से जब कायराना हमला हुआ तो भारत के वीर जवानों ने किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की थी, देश और पूरी दुनिया भलीभांति जानता है। जब पुलवामा में इसी तरह कायराना हमला हुआ तो किस तरह से बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी और किस तरह से आतंकवादियों की मांद में घुसकर उनको सबक सिखाया गया था, पूरे देश ने देखा है। निश्चित तौर पर जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, हमारे सुरक्षा बल कायराना हरकत करने वाले क्रूर कर्मा आतंकवादियों और उनके आकाओं को निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी। अब कहाँ सिखाएगी, कैसे सिखाएगी, कब सिखाएगी, यह आप कृपा करके और हम सब ने जो है देशवासियों ने हमारे सुरक्षा बलों पर और सरकार पर छोड़ देना चाहिए। इतना निश्चित है चित्रा जी कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उनके आकाओं को भी नहीं बख्शा जाएगा और आतंकवाद का सर्वनाश करके ही संप्रभु भारत चैन लेगा। ठीक है अनुराग भदौरे जी, आप जवाब दीजिए। भारत सरकार जो भी फैसला लेगी आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए, जिन लोगों ने ये कायराना करतूत की है, क्या विपक्ष दल साथ खड़े होंगे या यहां पर भी राजनीति होगी? देखिए, सबसे पहले जो साथी शहीद हुए हैं उनको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। उनके परिवार को ऐसी दुख समय में उनको शक्ति मिले इस घड़ी को सहने की। सवाल बहुत बड़ा है ये कि जिस तरह से पहली बार कश्मीर में ये देखा गया कि इन जनरल कभी भी टूरिस्ट के ऊपर अटैक नहीं हुआ। जनरली अटैक वो करते थे, वहाँ लोकलों के ऊपर होता था या आर्मी के साथ उनका होता था, लेकिन पहली बार इन लोगों ने टूरिस्ट पे अटैक किया है। तो ये भी तो एक चिंता का विषय है कि हमारे अपने लोग चले गए तो जिम्मेदारी तो सरकार को ही लेनी होगी। भाई वहाँ पे अगर सारी व्यवस्थाएं ठीक होती, वहाँ पे जिस तरह का जो सभी जानते हैं कश्मीर बहुत सेंसिटिव जगह है,
टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, तो अगर थोड़ा सा वहाँ पे अगर प्रशासन या वहाँ की पुलिस या वहाँ पे जो हमारी सेना है वो थोड़ी सी अगर उनकी व्यवस्था में भी होती तो कुछ हद तक राहत होती। ये इनकी हिम्मत कैसे पड़ जा रही है, ये आ कैसे जा रहे हैं, बॉर्डर कैसे क्रॉस कर रहे हैं, माने कौन सह दे रहा है, कैसे सह उनको मिल रही है कि बॉर्डर क्रॉस करके आके और आतंकी घटना कर देते हैं ये, और आतंकी घटना करने के बाद ये चले कैसे जा रहे हैं। 20 मिनट 25 मिनट तक जैसा कह रहे हैं कि उन्होंने बंदूकें की आवाज़ माने बंदूक फायरिंग हुई है, बच कैसे जाएं ये लोग, ये बॉर्डर क्रॉस कैसे कर रहे हैं, पाकिस्तानी आ कैसे रहे हैं। हमें इस पे भी सोचने की ज़रूरत होगी, इस पे भी सरकार को पैनी नज़र रखनी पड़ेगी कि कोई बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में ना आ पाए। अगर ऐसे बीच बीच में अगर बॉर्डर क्रॉस करके इस तरह से आके और फायरिंग करके हमारे ऊपर इस तरह से निकल जाएं तो ये भी तो हमारे लिए चिंता का विषय है। भाई हमें इस समय कोई राजनीति की बात नहीं हो रही है ना, मैं राजनीति करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे अपने गए तो दर्द तो होगा ही, उस पर चिंतन तो करना ही पड़ेगा कि किसकी नाकामी की वजह से, किस फेलियर की वजह से। भाई एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी होता है ना, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी तो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई इतनी बड़ा सेंसिटिव जगह इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नहीं काम कर पाया कि इतने लोडेड बंदूक लोडेड और इतने वेपन लेके वो अंदर घुस गए और घुस के और इतनी बड़ी घटना करके चले भी गए। और जैसा आप बता रहे हैं कि मैंने उन्होंने पास आके मैंने पूरा जिस तरह से मैंने देखा सुना है, मैंने हमने पढ़ा है कि उन्होंने पास आके सर पे गोलियां मारी हैं। इसके मतलब उनके पास पर्याप्त समय था इतनी घटना को अंजाम देने में, ये समय उनको कैसे मिल गया। तो कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट तो फेलियर हुआ है ना। पॉलिटिकल रिएक्शन लेने की बजाय मुझे लगता है कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी आपसे इसका जवाब लूं। अनुराग भदौरिया ने जो सवाल पूछे हैं उसमें कुछ सवाल महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं क्या सुरक्षा के इंतजामात नहीं थे, आखिर आतंकवादी आकर हमले को अंजाम देकर फरार कैसे हो जाते हैं, हमने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की थी, और क्या ये बड़ी चूक का भी मामला है जो आतंकवादियों ने इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और 26 लोगों की जान ले ली। चित्रा जी, बहुत ही दुख की बात है कि इस तरह की घटना हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहना कि सिक्योरिटी कमज़ोर है या इंटेलिजेंस कमज़ोर है या ऐसे नहीं है। जो इलाका है उसको भी देखना पड़ेगा, इंटेलिजेंस आती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब हम आज वार्तालाप में सब बैठे हुए हैं, क्या किसी को मालूम है मैं क्या बोलूँगा इसके बाद? किसी को नहीं मालूम है, सिर्फ मुझे ही मालूम है मैं क्या बोलूँगा। तो आप सब हम बैठे हैं, सबको मालूम है, हम सब इधर डिबेट कर रहे हैं, पर किसी को ये नहीं मालूम है कौन क्या बोलेगा। वैसे ये लोग हैं वहाँ पर क्या करेंगे उनके दिमाग में वो खुद लेकर के आए हैं कि उन्होंने क्या करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि कौन है इनको पनाह दे रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। ये कोई शक नहीं कि हमने पाकिस्तान जो सोर्स है, आतंक का जो सोर्स है, उसको बर्बाद करना है। जब हम आतंक के सोर्स को बर्बाद करेंगे, जैसे आप कह रही थी, उनके जो आका हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो अपने आप न्यूट्रलाइज होंगे और अपने आप मारे जाएंगे। अगर हम आतंक के सोर्स को बर्बाद देखेंगे तो आतंक के सोर्स को बर्बाद करना है। अब यह वक्त है कि हमने बदला तो लेना है और तुरंत लेना है। पाकिस्तान को तो मालूम है बालाकोट में क्या किया, पाकिस्तान को मालूम है सर्जिकल स्ट्राइक के हम लोगों ने क्या किया। तो पाकिस्तान तो तैयार हो गया है कि भारत अब कुछ करेगा जिससे उसका नुकसान होने वाला है। पूरे विश्व में सबको मालूम है कि भारत जरूर हमला करेगा। लेकिन ये कहना कि हम लोगों को कैसे, अगर कोई गया है उधर, उन्होंने जंगलात देखे हैं, उन्होंने पूरा इलाका देखा है, हज़ारों किलोमीटर का इलाका है, चप्पे चप्पे पे तो आदमी नहीं रह सकता है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो सिविलियंस है, वहाँ की जो लोग रहने वाले हैं वो वहीं पर है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये क्या आप समझते हैं? ये कहीं ना कहीं पर जो लोकल लोग हैं वो उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनका वो साथ दे रहे, इसलिए इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, नहीं तो घट ही नहीं सकती हैं। जब हु विल फिश इन ट्रबल वाटर्स, पाकिस्तान इज फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हैं वहाँ के जो दुगली बात करते हैं, इधर का उधर उधर का इधर, सीधी बात नहीं करते हैं, या फिर उनको कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिल रहा है। नहीं तो ऐसे हो नहीं सकता है, क्योंकि हर एक चप्पे चप्पे पे आदमी नहीं हो सकता है। इंटेलिजेंस आती है, इंटेलिजेंस आई भी है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी, पर कहाँ घटेंगी उसका नहीं पता चलता है। और जिस तरीके से ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, 1,500 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी से मैं एक टिप्पणी ले लेती हूँ, फिर मैं और भी सवालों के साथ आपके पास लौटूंगी। जनरल सिवाच, मेरा सीधा सा सवाल, जो उन्होंने कहा कि लोकल लेवल पर सपोर्ट के बिना इतना बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हो सकता, अब मेरा ये सवाल है, लोकल लोग सपोर्ट क्यों करेंगे?
क्योंकि अगर 2020 में 30 लाख लोग यहां पर आते हैं पर्यटक के तौर पर, 2024 होते होते वो 2 करोड़ 35 लाख हो जाते हैं। 2025 में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने वाला था। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलता है, पैसे आते हैं। जितने पर्यटक आएंगे उतना ही समृद्ध होगा, उतने ही पैसे आएंगे जम्मू कश्मीर में। तो लोकल लेवल पर सपोर्ट क्यों मिलेगा, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब देश आपसे जानना चाहता है। हाँ बिल्कुल, देखो चित्रा, ये तो सच्चाई है कि अभी तक कभी भी इतना बड़ा हमला टूरिस्ट पे नहीं हुआ था। उसकी वजह यही थी जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। टूरिस्ट पे हिट करना, इसका मतलब आप जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनके पेट पे लात मारना, क्योंकि पूरी इकॉनमी जो डिपेंडेंट है वो टूरिज्म पे है कश्मीर की। वहाँ पर करीब 30 लाख से अभी 2.5 करोड़ के करीब पहुंच गया टूरिज्म। इतना ज़्यादा वहाँ पर टूरिज्म आ रहा है, वहाँ पर अब इसी प्रकार से पैसा आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और लोग खुशहाली की तरफ जा रहे थे। तो फिर ये ऐसा जो टेररिस्ट हैं उन्होंने ये क्यों किया? देखो, पहले तो हमें ये सोचना चाहिए इन टेररिस्टों ने जो समय ये जो कर रहे हैं, ये कर आ रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी और ISI, उसके कहने पे ये कार्रवाई होती है। इसके अंदर जितने ये 5 और 6 टेररिस्ट थे, इनमें से सुनने में आया 5 टेररिस्ट जो हैं पाकिस्तानी हैं, 1 टेररिस्ट हो सकता है लोकल हो। जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं उनको कोई मतलब नहीं है टूरिस्ट से, उनको कश्मीर की कोई मतलब नहीं है कि उसकी इकॉनमी को क्या हो, तो वो उन्होंने पक्का इसलिए किया है। मगर ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है चित्रा इसमें, कि टाइमिंग और जगह। टाइमिंग अब क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं US के, और ऐसे समय में अगर ये हादसा होता है तो ये इंटरनेशनलाइज होता है और पूरे वर्ल्ड को पता चलता है। और दूसरा, ये जगह है जो सेलेक्ट की है पहलगाम की, ये ऐसी जगह की है जो सेलेक्ट, जो एक प्रकार से जो कि 5 से 7 किलोमीटर रोड हेड से ऊपर थी, कि वहाँ पर आपका रिएक्शन जाना मुश्किल था। दूसरा, पहलगांव में ही अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होनी है 3 जुलाई को, और वहाँ से 70% जो अमरनाथ यात्रा जो है यहीं से जाती है, 30% नॉर्थ कश्मीर से जाती है बालाटाल से। तो ये सच्चाई है, इन्होंने टाइम भी ये सिलेक्ट किया कि इंटरनाइज हो, और जगह भी वो सिलेक्ट की कि इसका इफेक्ट टूरिज्म पे इफेक्ट हो। अब इसको करा कोड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि इनका जो सोर्स है वो पाकिस्तान में है, वहीं से ये आतंकवादी आते हैं। हम क्या कर रहे हैं, आतंकवादी मारते हैं, कुछ फिर आ जाते हैं। मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड कमांड की मत्स्य सेक्टर में कुपवाड़ा में, हाँ ये कहना है कि 0 इन्फिल्ट्रेशन होगी, ये नामुमकिन है, क्योंकि इतना ऐसा आसान नहीं है कि आप 0 इन्फिल्ट्रेशन करें। हाँ, कुछ इन्फिल्ट्रेशन होती है, हम उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारते, काउंटर टेररिज्म ग्रेड भी है। मगर सच्चाई यह है, ये काम चलता रहेगा जब तक आप उसके जो सोर्स है पाकिस्तान में उसको हिट नहीं करेंगे। आपको पता है वहाँ लॉन्च पैड है, वहाँ ट्रेनिंग एरिया है, वहाँ लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप है, वहाँ पर कम से कम 700 से 800 आतंकवादी अभी भी बैठे हैं, और वो लैस हैं जो अमेरिकन हथियार छोड़ गए थे जो अफगानिस्तान में। तो ये सच्चाई है। अब वो समय आ गया कि अब हमें उनके ऊपर हिट करना पड़ेगा, पाकिस्तान की आर्मी को हिट करना पड़ेगा, पाकिस्तान की ISI को, जिससे कॉस्ट इफेक्ट करा जाए। पाकिस्तान को पता चलना चाहिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की ओर से हाल में जो बयान दिया गया था, जो वो 2 नेशन थ्योरी के बारे में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, उकसाने की कार्रवाई कर रहे थे कि जाओ आतंकवादियों तुम वहां पर नरसंहार करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उसी तरह का उनका ऑडियो सामने आया था। उसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया कि एक मुल्क का आर्मी चीफ इस तरह का बयान कैसे दे सकता है, और उस बयान के बाद ही इस तरह की स्थिति बनी है हिंदुस्तान के भीतर। अब आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन मैं आपसे आगे ये भी जानूंगी, चूंकि POK में कई ऐसे लॉन्च पैड हैं जिनको ध्वस्त करने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर पहले से ही हम इस बात को बता देंगे तो वहां से लॉन्च पैड वो कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, वहां से आतंकवादी भाग सकते हैं। इसको लेकर भारत सरकार क्या अपना रुख अख्तियार करेगी, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए जाते हैं कि ये तो सुरक्षा में चूक का सीधे मामला है और सरकार इसको हिंदू मुसलमान रंग देने में लगी हुई है। बार बार आरोप लगा रही है कि धर्म पूछकर मारा, हिंदू पूछकर मारा गया है। देखिए, सुरक्षा में चूक है या नहीं है, इस बारे में जनरल कुलकर्णी और जनरल सिवाच ने अपनी बात बहुत बेहतरीन ढंग से रखी है, और वो अनुभव संपन्न लोग हैं, उनकी बातों पर किसी को किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। तो सुरक्षा में कोई बड़ी चूक नहीं है, यह जनरल कुलकर्णी और जनरल सिवाच की बातचीत से आ गया। दूसरी बात जो बार बार विपक्ष कहता है
विपक्ष को कृपा करके ये बताइए कि वहां पर जो है हिंदू सरनेम पूछकर ही लोगों को मारा गया कि नहीं मारा, ये सत्य है कि नहीं है। अब आसिफ मुनीर क्या बयान देंगे, पाकिस्तान का सेना प्रमुख क्या बयान देगा, ये क्या भारतीय जनता पार्टी नियंत्रित करेगी? वो किस तरह से टू नेशन थ्योरी की बात करेंगे, उसके बाद किस तरह से जो है वो वहाँ जो आतंकवादी आए थे, आतंकवादियों ने किस तरह से लोगों का धर्म पूछा, पैंट उतार कर जो है शिनाख्त किया, ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने उकसाया था उन आतंकवादियों को, या उनको आईएसआई ने उकसाया था, या उनको पाकिस्तान ने उकसाया था, या उनको कट्टरपंथी मुसलमानों ने उकसाया था? साफ तौर पर दिखाई देता है, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे जब जो है पहलगाम हो, हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर उनकी शिनाख्त करके, उनसे कलमा पढ़ने की बात करके उनको जो है मारा जा रहा है। अब इसको जो है भारतीय जनता पार्टी कैसे कह दे कि नहीं साहब ये तो सेकुलर जो है बिहेवियर आतंकवादियों का था। ये भारतीय जनता पार्टी के चित्रा जी एक पत्रकार होने के नाते, निष्पक्ष पत्रकार होने के बावजूद आप कह सकती हैं क्या, सत्य को दबा सकती हैं क्या? ये जो वहां के परिजन जो कह रहे हैं, जिस पत्नी के सामने उसके पति को मारा गया है, अब उसकी पत्नी को क्या बयान देने का अधिकार भी जो है विपक्ष छीन लेना चाहता है। आज विपक्ष के एक जामाई हैं श्रीमान रॉबर्ट वड्रा, उन्होंने आज कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान का इसमें रोल ही नहीं है। उन्होंने कहा है आतंकवादियों ने पहलगाम में इसलिए हमला किया क्योंकि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है। भाई कोई मतलब है इसका? आप आतंकवादियों को, जिहादियों की निर्मम कार्रवाइयों को कवच देना चाह रहे हैं आप, उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं आप। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसका जवाब मैं अनुराग भदौरिया जी से ले लूंगी। हालांकि वो समाजवादी पार्टी के हैं लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं वो इंडिया गठबंधन में, इसलिए इस सवाल का जवाब मैं उनसे लूंगी। लेकिन एक बार फिर से फुल फ्रेम में जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से लेफ्टिनेंट नरवाल को अंतिम विदाई दी जा रही है। वो एम्बियंस सुनाते हैं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 26 साल के लेफ्टिनेंट नरवाल के पार्थिव शरीर को अब मुखाग्नि दी जाएगी। वहां पर भारत माता की जय, उनके नाम के जयकारी लग रहे हैं, सुनते हैं। भाई बैठ जाना भाई थोड़ा बैठ जाओ। ओ भाई साहब टोपी बैठ जाओ यार, भाई लाइट जा रहा है, अरे बैठ जाओ यार, एक तो आगे खड़े हो गए हो। अरे बाद में आए आप, बाद में आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को उनकी पत्नी हिमांशी ने जब आखिरी विदाई दी आज, तो हर किसी की आंखें, हर हिंदुस्तानी की आंखें नम हो गई। अब ज़रा सोचिए 16 तारीख को जिसका धूमधाम से ब्याह हुआ हो, शादी हुई हो, और 22 तारीख को आतंकवादियों ने जिन्हें गोलियों से छलनी कर दिया हो, उस पत्नी के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिनकी बेहद कम उम्र है, और उस कम उम्र में जो हनीमून पर यहाँ पहलगाम घूमने के लिए पहुंचे हुए थे, उसी समय आतंकवादियों ने धर्म पूछकर उनके ऊपर गोलियां दागी और उसके बाद उनकी जान चली गई। ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी को परेशान करने के लिए काफ़ी हैं, हर किसी के ज़हन में ये सवाल पैदा करने के लिए काफ़ी हैं कि पाकिस्तान को, उसके आकाओं को, आतंकवादियों को उनके अंजाम तक कब पहुंचाया जाएगा। एक बार सुनते हैं वहाँ से जो एम्बियंस आवाज़ आ रही है। उस पत्नी के बारे में सोचिए जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, हाथों में लाल चूड़ा उसके सजा हुआ था जिस वक्त आतंकवादियों ने उसके पति का कत्ल कर दिया था, और उसके बगल में बैठी हुई वो तस्वीरें जिसमें बेबसी साफ साफ देखी जा सकती थी। हर किसी को व्याकुल करने के लिए, परेशान करने के लिए, आंखों में आंसू ला देने के लिए, ज़हन में सवाल करने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी हैं। धर्म देखकर आतंकवादियों ने इन्हें चुना और इनके ऊपर हमला किया। धर्म पूछकर आतंकवादियों ने तो
ठीक है ओके, यही तो मैं कह रहा था, अभी जरूरत पड़ेगी। फ्री कीजिएगा तो फ्री कर दीजिए। दिवंगत विनय नरवाल को मुखाग्नि दी गई। नेवी के जवान उनको आखिरी सलामी इस वक्त दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें व्याकुल कर देने वाली हैं और ये तस्वीरें परेशान भी करने वाली हैं। 10 दिनों के अंदर ही जिंदगी एक हंसते खेलते परिवार की कितनी बदल जाएगी, इन तस्वीरों के जरिए आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो माँ बाप जिन्होंने पूरे धूमधाम से अपने बेटे का ब्याह किया, एक नौजवान लड़का जिसने अपने सपनों को पूरा किया जब वो नेवी में लेफ्टिनेंट बनते हैं। वो जम्मू कश्मीर आते हैं घूमने के लिए, परिवार के साथ समय बिताने के लिए, हनीमून पर शादी के बाद। लेकिन उसके बाद आतंकवादियों की कायराना करतूत की वजह से एक हंसता खेलता परिवार इस रूप में सामने आएगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इतनी कम उम्र में बिना किसी गलती के, बिना किसी वजह, निर्दोष एक लड़की जो विधवा बन जाती है, उस मां के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपने आंचल तले एक बेटे को बड़ा किया और इस समय उसकी चिता को अपनी आंखों के सामने वो देख रही होंगी। ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी को झकझोरने के लिए काफ़ी हैं। ये तस्वीरें बार बार वो सवाल पूछ रही हैं कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने बेगुनाहों की जान ली। इनसे क्या दुश्मनी हो सकती थी? इन्होंने तो कोई गलती भी नहीं की थी। हंसता खेलता परिवार इस तरह से आकर टूट जाएगा, भरोसा भी नहीं होता है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है। तस्वीरें आपके सामने हैं और उस सन्नाटे में वो दर्द छिपा हुआ है जिसको बयां कर पाना शब्दों से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेफ्टिनेंट नरवाल को अंतिम विदाई दी जा रही है, उनको मुखाग्नि दी गई। उसके पहले जब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा था तो उनकी पत्नी किस तरह से लिपट कर रो रही थी, वो तस्वीरें भी चित्कारने के लिए, व्याकुल करने के लिए मुखाग्नि देने के बाद उनकी पत्नी किस तरह से बिलख बिलख कर रो रही हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उस दर्द को आप समझिए और महसूस कीजिए जब अपने जवान बेटे को माँ बाप अपनी आंखों के सामने चिता पर जलते हुए देख रहे होंगे, उनके कलेजे पर क्या बीत रही होगी।
और उनके अंदर तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है इन तस्वीरों के बारे में कुछ भी बता पाना। एक जवान बेटा जो नेवी का अधिकारी था, उसकी शादी होती है कुछ दिन पहले और 10 दिन के भीतर जिंदगी किस तरह से पूरी बदल जाती है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। नेवी के तमाम जवानों ने उनको आखिरी विदाई दी है। हर हिंदुस्तानी की आंखें यकीनन इन तस्वीरों को देखकर नम होंगी। और जरा सोचिए, ऐसे कुल 26 परिवार हैं। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ऐसे 26 परिवार हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनका कोई कसूर नहीं था। वो तो अपने परिवार के साथ वादियों की खूबसूरती, जन्नत को देखने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ पर आने के बाद उनको ये जिंदगी नसीब होगी। उस बेटी के बारे में, उस पत्नी, उस लड़की के बारे में सोचिए जो इतनी कम उम्र में सिर्फ 4 दिनों का रिश्ता ही अपने पति के साथ बिता पाती है, और वो भी तब जब ना उसकी कोई गलती, ना उसके पति की कोई गलती। उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। वो न जाने किसके किए की सजा भुगत रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए और सवाल सरकार से भी पूछा जाना चाहिए कि बताइए सरकार, आप इनकी ये जो चिता जल रही है, अब इसका बदला किस रूप में लेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। देखिए अनुराग भदौरिया जी, इन तस्वीरों के बाद अब इस तरह के सवाल पूछना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन चूंकि हमारे देश में राजनीति हर विषय पर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछना लाजिमी है। रॉबर्ट वाड्रा साहब को आगे आकर ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, इस वजह से इस तरह का हमला हुआ। बीजेपी 1980 में बनी थी। 1990 में कश्मीरी पंडितों का जब यहाँ से पलायन हुआ था, मस्जिदों से जब ऐलान किया जा रहा था कि पति चले जाएं, भाग जाएं और पत्नियां यहीं पर रहें, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। कुछ विषय इतने संवेदनशील होते हैं जिसके बारे में बोलते समय सोच विचार कर बोलना चाहिए, लेकिन हमारे देश की राजनीति है वो हर संवेदनशील विषय पर भी उतनी ही तेज रफ्तार से फर्राटा मारने की कवायद में लगी रहती है। हर विषय पर वोट चाहिए क्या? अनुराग भदौरिया जी, इन लोगों की क्या गलती थी? इनसे इनका धर्म पूछा गया और आप लोग तो इस बात को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं हैं। सेक्युलर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आतंक का भी धर्म होता है। अगर नहीं होता तो इनका धर्म पूछ कर इनको गोलियों से भूना नहीं जाता, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हैं आप लोग। अनुराग भदौरिया, देखिए सवाल तो सरकार से होगा ना कि हमारा एक सपूत चला गया, एक सपूत जो अभी 26 साल का था, क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं हिफाजत करने की? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा ना, सरकार विपक्ष से क्यों पूछा जाएगा? अगर कोई वहां पे जो आतंकवादी आए धर्म के नाम पे गोली मार रहे हैं, आखिर वो आ कैसे गए, कहां से आ गए? वो सवाल तो इस पे होना चाहिए कि वो अंदर कैसे आ गए। भाई यही तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार यही बोल के तो सत्ता में आती है ना कि हम आएंगे तो सबको सुरक्षा मिलेगी। भाई यही तो कहा गया था, अब 317 हट गया तो अब वहां पे कोई किसी तरह का आतंकवाद नहीं होगा। बिल्कुल सबने कहा बिल्कुल अच्छी बात कि आपने नोटबंदी की, आतंकवाद नहीं होगा, बिल्कुल अच्छी बात, सबने माना। उसके बाद ये आतंकवादी कहां से आ रहे हैं? सवाल तो ये होगा ना, हमारे अपने लोग इसी तरह से मारे जाते रहेंगे। मैं तो कहता हूं जिन्होंने ये घटना की है उनको सरेआम सजा, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और ऐसी सजा तो निजात जो यहाँ पे लगे, जिसको बोलते हैं ना कि ऐसी सजा होनी चाहिए जो यहाँ पे लोगों को रूह कांप जाए। पाकिस्तान के जहां पे आतंकवादी संगठन, जहां पे उनके लोग रहते हैं, जहां पे उनके कैंप हैं, ये सरकार के पास तो ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए ना। कहां है? रूह कपाने वाली उनको पर सजा कार्रवाई तो क्यों नहीं नहीं दी जा होनी सकती ना चाहिए? हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ पर तो आतंकवादियों के जनाजे पर हमने हजारों की भीड़ देखी है। सुनिए मेरी बात, हमने देखा है आतंकवादियों के जनाजे पर भारी भीड़ जाते हुए, हमने देखा है उसको हीरो बनाते हुए। यहाँ पर तो बड़ी मुश्किल है ना अनुराग भदौरिया जी। समाज का एक जो भी नहीं देखा हो आपने भी देखा है, गलत बात नहीं, कुछ भी देखा हो आपने, लेकिन जिस तरह की जो मामला बहुत संवेदनशील, मैं कह रहा हूँ जिस तरह की घटना हुई उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने नहीं, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, मैं इस तरह से कोई हमारे देश के हमारे अपनों को मार दे और हम इस सजा की मांग नहीं करेंगे, उस पे हम पीछे की बात करके उस पे उसको शांति नहीं। ऐसे लोग जो हमारे अंदर घुसते हैं, कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, कौन लोकल लोग हैं, कौन नेता है, कौन इनसे मिला है, कौन इनके सह दे रहा है,
पूरी इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और कार्रवाई ठोक के होनी चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा? हर बात पे हम विपक्ष पे डाल के निकल जाएंगे, हर बात पे हम पीछे घटना डाल के निकल जाएंगे। कब तक निकलेंगे ऐसे? कब तक हमारे लोग मरते रहेंगे? कब तक हमारे अपने लोग शहीद होते रहेंगे? ये विपक्ष का नाम लेके हम बच के निकल सकते हैं क्या? देश को एक से मानना तो पड़ेगा ना कि टारगेट किलिंग है या नहीं। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना कि हिंदुओं की टारगेट किलिंग है? देश, मैं कह रहा हूं टारगेट हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे अपने लोग मर रहे हैं ना, अपने लोग मरेंगे। इसके मतलब अगर वो जो आतंकी आ कैसे जा रहे हैं मारने के लिए? सवाल तो ये होगा ना सरकार से कि ये कहां से आ रहे हैं जो हमें मार रहे हैं? सर देखिए, ये वाला ज्ञान नहीं है अनुराग भदौरिया जी। एक लाइन की बात है, अगर ये पूछा जाता है कि आप कलमा पढ़ो, ये पूछा जाता है कि आप जैसा कि लगातार कि आप उनको चेक किया गया, उनके बॉडी पार्ट्स चेक किए गए, उनसे पूछा गया और ये बयान उन महिलाओं के हैं जिन्होंने अपने पति को खोया है। ये बयान ना चित्रा त्रिपाठी के हैं, ना प्रेम शुक्ला के हैं, ना किसी और के हैं। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम से किसने खोया तो हमारे देश का सपूत है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन नहीं अनुराग भदौरिया जी, अब सुनिए मेरी बात, तो मैं कह रहा ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, बांग्लादेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल से हिंदुओं का पलायन और उसके बाद यहाँ पर हिंदुओं का पूछ के कत्लेआम, सर ऐसे नहीं चलेगा। अगर धर्म देखकर मारा जा रहा है तो पलटकर पूछा जाना चाहिए कि कौन से धर्म के वो लोग हैं जो आतंकवादी के रूप में आते हैं, कत्लेआम करते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। अनुराग भदौरिया जी, क्या हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई है? सीधा सवाल है। क्या हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई है? मेरा सीधा सा जवाब है, मेरा सीधा, सुन तो लीजिए, मेरा सीधा सा सवाल है जो आप पूछने से डर रही हैं। सवाल ये है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम हिंदू हैं। अगर मारा जा रहा है तो ये आतंकी आ कैसे रहे हैं? सवाल सरकार से होगा, कैसे आतंकी हमारे देश में घुस जा रहे हैं? कहां है आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट? कहां आपके सिस्टम जिसको आपने देश को सपना दिखाया था? बोलिए प्रेम शुक्ला हमारे देश के अंदर आपको कोई आतंकवादी नहीं आएगा, उसको सबक सिखाया जाएगा, उसको सबक सिखाना चाहिए। वो कह रहे हैं सुरक्षा में पूरी तरह से फेल रही है सरकार, हम इस पे खोजते रहेंगे। वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मारा जाए होगा तो भारतीय ही। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। उसके बाद मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट के पास अगर हिंदू को मार रहा है, उसने हिंदू को मारा है तो हमें मारा है ना। आपकी जानकारी के लिए क्यों मारेंगे हमें? बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, क्या किया सरकार ने? अब सुन लीजिए भाई। नहीं, ये गलत बात है, बात को दूसरी तरफ मत बोलिए। जिम्मेदारी सरकार की, इतनी घटिया राजनीति जो है आप जो है इस पर भी कर रहे हैं। अभी खून जो है, अभी नरवाल की चिता जो है वो ठंडी भी नहीं हुई है और आप घटिया राजनीति कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे दर्द है, मेरा अपना आदमी मारा गया है, मेरे अपने लोगों की मौत हुई है, मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रही है। क्यों चिचिया रहे हैं आप? क्या दर्द आपको हम जानते हैं ना। सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, नहीं आप गलत बयानी कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं सच हमारे अपने लोग मारे जाते हैं, जवाब ले लेते हैं। फिर मुझे लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी और लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव जी के पास जाना है। प्लीज एक करके। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से उनकी बातों पर जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है मुझे। देखिए, श्री राम मंदिर पर हमला होता है और मजहब के आधार पर अखिलेश यादव नाम का व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए उनको जो है छोड़ देता है। इससे बड़ा दुष्कर्म क्या होगा? याकूब मेमन जैसा हत्यारा, नर पिशाच, उसको फांसी की सजा मिलती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाकर जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। आप बातें कर रहे हैं। एक अजमल कसाब जो है नर पिशाच, कौन नहीं जानता उसको? उस अजमल कसाब के लिए दया याचिका आप दायर करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, और उसके बाद आप कहते हैं कौन कर रहा है? इंटेलिजेंस ब्यूरो का फेलियर है कि नहीं, इसके बारे में श्रीवास्तव जी ने और कुलकर्णी जी ने बाकायदा जवाब दे दिया। उसके बाद भी आप रॉबर्ट वाड्रा पर बोलने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने किस तरह का जो है कुकर्मी बयान दिया है, उस पर एक शब्द बोलने की आपकी हिम्मत नहीं होती है। ये निकृष्ट राजनीति नहीं तो क्या है ये? और समाजवादी पार्टी निकृष्ट राजनीति करेगी, पाकिस्तान परस्ती पर ही आमादा रहेगी। अब हिंदुओं की उनकी पत्नियां बता रही हैं कि पैंट उतरवा कर चेक करके जो है पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा, वही तो मैं जानना चाहता हूं। कौन लोकल लोग हैं, कौन लीडर हैं जो मिले हुए हैं पाकिस्तान के आतंकवादी से? आप बताइए ना, आप बताओगे कि हम बताएंगे? आपकी जिम्मेदारी बनती है और नाम सामने लाइए और सजा दीजिए। किसने आपको रोका है?
हमारे अपने लोग मारे जाते हैं और आप पुरानी घटनाओं को लेकर उनको बचाना चाहते हो। क्यों पुरानी घटना का आप जिक्र कर रहे हैं? आज हमारे अपने पड़ेंगे कुछ ऐसा कंक्लूजन निकले जिससे समझ में आए दर्शकों को कि हाँ आगे आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होना है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, ठीक है, इन लोगों की आवाज डाउन कीजिए, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। कुलकर्णी साहब, सीधा सा सवाल है, आगे आने वाले वक्त में क्या माना जा सकता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देगी भारत सरकार? बिल्कुल चित्रा जी, इसमें कोई शक नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और भारत बिल्कुल ये है बहुत जल्द ही है, संभव है इस तरह का जवाब मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि भारत में मुसलमान असुरक्षित नहीं है। इस तरह की घटनाओं से भारत के जो मुसलमान हैं वो शर्मनाक और पानी पानी हो गए हैं, क्योंकि जिस इस्लाम का नेतृत्व पाकिस्तान कर रहा है वो आतंक को बढ़ावा देता है और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसको वो शर्मनाक कर रहा है, वो कोई उसको असुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। तो अगर कोई कहता है असुरक्षित, तो अपने बीच में ही ऐसे लोग हैं जो इस तरह की भावनाओं को और प्रोत्साहित करते हैं। मुझे लगता है हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो प्यार होना चाहिए उसकी जगह इस तरह की स्टेटमेंट दे करके और खराब करते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत जो है, जो सोर्स है, जो पाकिस्तान है, जो आतंक का सौदागर है, उसके बरखिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई करेगा और तुरंत और ऐसी जबरदस्त कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना अब बहुत हो गया, पानी जो है वो सर के ऊपर से बह चुका है। चेता जी बिल्कुल, मैं आपके पास फौरन आ रही हूँ। अश्विनी सिबात जी, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे श्रीनगर के लिए रवाना हुए हैं। बड़ी खबर यह है, महाराष्ट्र के लोग चूंकि कश्मीर में फंसे हुए हैं, लोगों को लाने के लिए एकनाथ शिंदे यहां पर पहुंच रहे हैं। शिंदे जिस प्लेन से जा रहे हैं उसमें मौजूद हैं एबीपी न्यूज संवाददाता वैभव। क्या वैभव की हम कोई रिपोर्ट दिखा सकते हैं? वैभव हमारे सहयोगी उनके साथ आ रहे हैं, उसी प्लेन में मौजूद हैं। आपको बताते चले, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं। कश्मीर में कई सारे महाराष्ट्र के पर्यटक हैं, वो अटके हुए हैं, उनकी मदद के लिए खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम वहां पे पहुंच रहे हैं। देखिए, देश में ऐसे एक में मंत्री होंगे जो खुद फील्ड पर उतरकर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसी कई सारी घटना हुई है, तब तक एकनाथ शिंदे फील्ड पे उतरे हुए हैं। फिर सांगली की घटना हो, सांगली की बाढ़ हो, चिपळूण का बाढ़ हो, कोल्हापुर में आई हुई आपत्ति हो, या फिर केरल में आई हुई बाढ़ की आपत्ति हो, कोई भी आपत्ति के सामने एकनाथ शिंदे बिना डरे हुए जाते हैं, सामना करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और लोगों को सहारा देने की कोशिश करते हैं। उसी तरह की कोशिश फिर एक बार एकनाथ शिंदे जी फिर एक बार कश्मीर में जाके महाराष्ट्र की जनता जो अटके हुए है, घबराई हुई है आतंकी हमले के बाद, उनको दिलासा देने की कोशिश खुद डिप्टी सीएम वहां पे जाके करने वाले हैं। देखना ये होगा कि यात्रियों को वापस कैसे लाता है एकनाथ शिंदे जी, वहां पे जाके क्या बातचीत करते हैं, लोगों को कितना सहारा मिलता है। राजनीति का माहौल गर्मा गया है, विपक्ष लगातार आरोप कर रहा है, तो ऐसे में क्या वहां पे जाने के बाद महाराष्ट्र की जनता को कितनी राहत मिलेगी, ये भी देखना होगा। वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई। और ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी भी है कि अगर राज्य का कोई व्यक्ति कहीं पर अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है, आतंकवादी हमले में उसने अपने परिजनों को खो दिया है, तो राज्य का जो भी मुखिया है वो उनको ढांढस बंधाने आए और उनको अपने साथ लेकर जाए। एकनाथ शिंदे जैसे ही पहुंचेंगे वो खबर आप तक पहुंचाएंगे। अश्विनी शिवाजी, माफी के साथ आपके पास मैं नहीं आ पाई हूं, लगातार इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, आपसे और ज्यादा विश्लेषण मैं आगे लूंगी और इसके पीछे की कहानी भी हम समझेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।